हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स को 10 से 11-12 स्टॉक्स कवर हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाटा स्टील के बारे में, मतलब मूडीज़ की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने टाटा स्टील के बारे में अच्छी कमेंट्री हम लोग को देखने को मिली। मतलब वेदांता से रिलेटेड उन्होंने वेदांता को तो डाउनग्रेड कर दिया डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के चलते, बट टाटा स्टील के चलते उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पे दी है। तो ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली कॉपी करे करके आप चाहो तो इसके मतलब चलते आप डिसीजन ले सकते हो। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि आपको उस कंपनी का बिजनेस पसंद यहाँ पे आना चाहिए एंड उस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ भी नजर आनी चाहिए। तो टाटा स्टील अगर देखा गया, जैसे मैंने आपको कहा, टाटा स्टील, वेदांता, ये सारे सिक्लिकल स्टॉक है, एक ही रेंज में आप लोगों को चलते हुए देखने को मिलेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसमें जिसको टाइमिंग प्रॉपरली करने को आता है वही इसमें अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। मतलब आप ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, आप चाहो तो इसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया तो बन सकता है पैसा, ना ऐसा नहीं है, बट इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ठीक है, तो कंपनी तो बुरी नहीं है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। बट येस, जैसे मैंने कहा कि आप बाकी सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे तो मतलब आप देख सकते हो पॉलीकैब कहाँ से कहाँ चला गया, केपीआईटी आप देख सकते हो। मतलब टाटा स्टील और इसका बिजनेस तो अलग अलग है, बट स्टिल ऐसे सेक्टर और स्टॉक्स को देखिए जहाँ पे ग्रोथ जबरदस्त है, 10x 20x जो स्टॉक यहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने फोकस रखना है। अभी इन स्टॉक्स की बात करें तो इतना ग्रो नहीं हो सकते, हो सकता है कि डबल हो जाए, बहुत मुश्किल से हम कह सकते हैं ट्रिपल भी यहाँ पे हो जाए बहुत समय के बाद। बट अगर हम लोग बात करें बाकी स्टॉक्स जैसे ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिले थे, वैसा पोटेंशियल इसमें ज़्यादा नजर नहीं आता। एंड ऊपर से देखा गया तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी। एंड ब्लू चिप में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्या होता है कि 5 साल में डबल ही हो जाए पैसा करके। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको यहाँ पे स्टडी करना है। तो मूडीज़ ने बोला है, अच्छी कमेंट्री यहाँ पे दी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्लाइंडली कॉपी करो करके। दोनों केसेस में, चाहे वेदांता की बात करें या फिर टाटा स्टील की, ओवरऑल हमें हमारा खुद का दिमाग भी यहाँ पे लगाना होता है। ये भी बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। तो स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, जिसको मैं ज़्यादा यहाँ पे फोकस में रखता भी नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया तो चाइना के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भरता हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड चाइना का आपको पता ही है कि किस प्रकार से आउटकम हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये मेजर रीज़न है उसके पीछे का। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, अशोक लेलैंड एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपैरिजन वाले सवाल आते रहते हैं कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। देखिए, अगर आपको बस सेगमेंट में अगर आपको जाना ही है एंड वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को स्टडी कर सकते हो। हाँ, ये बात झूठ नहीं है कि अशोक लेलैंड भी इसमें काम करता है, वो भी इसी में काम करता है। बट यस, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में जो एग्रेसिवनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है ई बसेस से रिलेटेड, वो कुछ ज़्यादा ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। और बीच में इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, एंड अशोक लेलैंड की बात करिए, कमर्शियल सेगमेंट में हम लोग को ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो उस हिसाब से आप लोगों ने स्टडी करना है। स्टॉक फंडामेंटली अगर देखे गए तो दोनों कमाल की कंपनियां हैं। ठीक है, तो अगर आपको कमर्शियल सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, तो उसमें अगर आपको देखना है तो आप अशोक लेलैंड जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। एंड अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में ई बसेस सेगमेंट में अगर जाना है तो आप ओलेट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, दोनों कंपनियाँ अच्छी है, कोई खराब कंपनी यहाँ पे है नहीं, सिर्फ आपको बिजनेस मॉडल को यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे समझना है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो प्रिंस पाइप। यस, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग स्मॉल कैप टाइप की एक कंपनी, इनफैक्ट इसने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अच्छा परफॉर्मेंस मतलब आप देख सकते हो 350-400% के रिटर्न्स, बीच में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। एंड एक टॉपिक तो आपको पता ही है कौन सा, इतना गजब का भागने के बाद तो लोग खरीदेंगे खरीदेंगे। एंड उसके बाद गिरा भी है, वो भी बहुत ही कम गिरा है। मतलब अगर आप इसके कॉम्पिटिटर को देखेंगे, इतना ज़बरदस्त तेज़ी के बाद अच्छा खासा बड़ा बड़ा करेक्शन दिखा है। ये स्मॉल कैप होने के बावजूद बड़ा करेक्शन हम लोग को इतना देखने को नहीं मिला। सो उस हिसाब से अगर देखा गया तो प्रिंस पाइप ने अपने आप की जो शेयर प्राइस है उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन यहाँ पे रखा हुआ है। सो प्राइसिंग तो चलते रहते, प्लस माइनस होना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, बिजनेस को हम लोगों ने देखना होता है। तो बिजनेस वाइज अगर देखा गया तो प्रिंस वाइज डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। छोटे कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। बड़े कंपनी में कैसा होता है कि हाँ, एक सीमित दायरे तक ही हम लोग को वो कंपनियाँ चलते हुए देखने को मिल जाती है। बट पाइपिंग सेगमेंट ये ऐसा है जहाँ पे हम कह सकते हैं जो टॉप लीडर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वो भी हम लोग को एक मिड कैप साइज की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। एंड उसमें अगर देखा गया छोटे साइज में तो प्रिंस पाइप एक अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बीच में हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल के दाम के चलते, महंगाई के चलते जो इनके मार्जिन्स थे, नंबर्स थे, वो हम लोग को थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। बट ये इंडिविजुअली कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं था, ओवरऑल सेगमेंट के ऊपर ही हम लोग को वो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। तो अगर आप मार्केट में आते हो तो ये चीज़ें हम लोगों को यूजुअली ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टॉक में एग्जिट अगर लेना ही है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रख चुका हूँ कि अगर एग्जिट लेना ही है, अनटिल एंड अनलेस उसका बिजनेस बहुत ही खराब नहीं होता है, तब तक हम लोगों ने उसमें एग्जिट का विचार करना नहीं चाहिए। बाकी सारी चीज़ें चलती रहेगी, 10% नीचे आएगा, 30% नीचे आएगा, ये चलता रहेगा।
छोटी कंपनी है तो 40-50% भी नीचे आ सकता है उस नेचर के हिसाब से, भागते वक्त भी ये 400-500% भागते हैं। बट अगर कंप्लीट एग्जिट लेना है तो बिजनेस मॉडल को देखकर ही हम लोगों ने डिसीजन लेना होता है कि हाँ इसका बिजनेस अभी चलेगा नहीं, उस हिसाब से अगर देखा गया तो फिर वो डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्राइडेंट में भी सेम वही सवाल रिपीट होते हैं। सवाल मतलब क्या कि अगर हम इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि 550% के नेट रिटर्न्स नजर आते हैं। बीच में हम लोगों ने देखा था 1000% से भी ये तेज़ यहाँ पे भागा था। तो इतना भागने के बाद रैंडमली बहुत सारे लोग बाइंग करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा भी होगा बट अगर उसका नज़रिया लंबा होगा, प्रॉपरली स्टडी करके खरीदा होगा तो डिफरेंट स्टोरी है। बट सिर्फ तेज़ी देखकर जो जिसने खरीदा होगा वो शायद से लगता नहीं कि यहाँ पे इतना मतलब गिरावट को बर्दाश्त कर पाएगा। ऑलरेडी हम लोग को एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके होंगे। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, क्या कंपनी खराब है, बिजनेस को अगेन सेम वही टॉपिक बार बार रिपीट होंगे। सवाल मतलब बोलते हैं ना, सवाल वही होते हैं दोस्तों, सिर्फ स्टॉक के नाम बदलते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें यही रहती है कि स्टेज 1 स्टेज 2 जो एकदम टॉप लेवल पे खरीदते हैं, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ टॉप लेवल पे खरीदना बुरी बात नहीं होती। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ खरीदते हो तो कौन सा पिरामिड, छोटा क्वांटिटी खरीदो, उसके बाद अगर गिरता है तो और फिर उसके बाद और क्वांटिटी खरीदो, चल जाएगा यहाँ पे। बट ब्लाइंडली एकदम टॉप लेवल पे खरीदना ये एक बहुत ही मतलब थोड़ा भी नीचे आता है ना, फिर होल्ड करना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। सो बिजनेस के हिसाब से देखा गया तो ट्राइडेंट का बिजनेस कोई खराब बिजनेस नहीं है। जो स्टॉक जितना अच्छा भागेगा दोस्तों उसमें करेक्शन भी उतने ही तगड़े होते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्रमोटर होल्डिंग भी 70+ हम लोग को देखने को मिल जाता है। हाल ही में उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा भी यहाँ पे बढ़ाया था, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगेन कह रहा दोस्तों, सिर्फ स्टॉक नीचे आ रहा है इज इक्वल टू एग्जिट, ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो हर किसी स्टॉक से हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार कह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने कहा प्रिंस पाइप के लिए कि जब तक आपको उस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तब तक उसमें बने रहने का होता है। जिस वक्त आपको लगा कि हाँ भाई बिजनेस में कुछ दम नज़र नहीं आ रहा है, नहीं ग्रो हो पाएगा, तो फिर निकल जाइए। बट हमारी शुरुआत ही, हमारा जो स्टॉक पिकिंग ही होता है, जो मैं पूछता हूँ ना कि आपने शेयर को क्यों खरीदा है, वहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। क्यों खरीदा है, बस भाग रहा था इसीलिए। तो फिर एग्जिट क्यों करोगे, नीचे आ गए इसीलिए। अगर किसी ने बिजनेस को देखकर खरीदा है कि हाँ इसमें वो पोटेंशियल है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है करके, तो फिर उसका क्यों के हिसाब से एग्जिट भी प्रॉपर हो जाता है। तो ये सिस्टम सुधारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वरना जैसे मैंने कहा कि आज ट्राइडेंट की बात करेंगे, कल प्रिंस पाइप की बात करोगे, कल किसी और स्टॉक का नाम यहाँ पे आते रहेगा, ये चेंज होता रहेगा बट कंसेप्ट वही का वही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी विलमार, यस अदानी विलमार सर कब चलेगा। तो अदानी विलमार की बात करें, सबसे पहले तो अदानी ग्रुप है, आप सभी लोगों को पता ही है, जो कोर्ट केसेस ये वो इलेक्शन वो चलने वाला है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अक्टूबर में हम लोग को इसका सुनवाई देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, उसमें भी हम लोग को पता है तारीख चलने वाली है। देन अगर देखा गया तो अदानी विलमार में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है इसका बिजनेस क्या है, एडिबल ऑयल से रिलेटेड। एंड फिलहाल यहाँ पे क्या किया है सरकार ने, एडिबल ऑयल से रिलेटेड जो बाहर से जो ऑयल यहाँ पे आता है उसके ऊपर क्या लगता था टैक्स ड्यूटीज़, वो उन्होंने कम कर दिए हैं। तो इस चीज़ के चलते जो कॉम्पिटिटर है वो सस्ते दाम में ऑयल बेच रहे हैं, तो इनको भी बेचना पड़ेगा, पतंजलि को भी बेचना पड़ेगा। तो सस्ते दाम में अगर आप माल को बेचोगे तो आपका रेवेन्यू कम यहाँ पे हो जाता है, रेवेन्यू कम हो जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम, ईपीएस कम, अर्निंग्स कम, ग्रोथ कम। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। हाँ ये एक एक्सटर्नल इशू है, इससे कोई ऐसा नहीं होता है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लंबी अवधि तक चलने वाला है, कि एटलीस्ट ये जो 31 मार्च 2024 है तब तक सरकार ने इसको एक्सटेंड करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जो लेटेस्ट ऑर्डर था उस हिसाब से तो देखा गया तो उसके पहले ये सारी चीज़ें तो नॉर्मलाइज तो होने वाली है नहीं। तो मतलब जितना ये सस्ता बाहर से ऑयल आता रहेगा तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, प्राइस यहाँ पे बढ़ा नहीं पाएंगे। एंड अगर प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे तो बार बार इनको यहाँ पे दिक्कत होगा। इसलिए हम लोगों ने बीच में देखा भी था, अगर मैं गलत नहीं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ऑपरेटिंग, अगर थोड़े से मैं क्वार्टरली नंबर्स चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कंपनी हम लोग को, यस आप देख सकते हैं, देखिए लॉस में हम लोग को जाते हुए देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को अभी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये उनको लंबी अवधि तक ये चीज़ें झेलनी यहाँ पे पड़ सकती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले प्रॉफिट देखिए कितना अच्छा होता था, फिर कम होकर इतना हुआ, फिर सीधा माइनस में ही चली गई। तो ये झेलना बहुत मुश्किल है। एंड ऊपर से ये जो सारा ड्रामा यहाँ पे चल रहा है, एंड प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी 87% हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आज नहीं तो कल प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है, उसके लिए टाइम तो ज़रूर है क्योंकि अभी अभी जस्ट इसकी मार्च 22 में ही शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सारा अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो ये एक रीज़न है जिसके चलते स्टॉक नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये चीज़ें चलती रहती है बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन लगेगा वो लगेगा, वो चलता रहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको यस ये जो इलेक्शन वाला या फिर सुप्रीम कोर्ट वाला जो हर्डल है ना, वो इनको यहाँ पे पहले बीट करना पड़ेगा। उसके बाद सारी चीज़ें हम कह सकते हैं वो बिजनेस को नॉर्मलाइज कर पाएंगे, जो कि इतना आसान होने वाला
नहीं है। तो ये एक मुद्दा आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईटीसी से रिलेटेड, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो टॉप लेवल से जहाँ से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला, होटल से रिलेटेड जो खबर आई थी उसको वापस बीट कर देगा, तो उसके बाद आप वापस इसको थोड़ा बहुत विचार यहाँ पे कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट सिर्फ आप लोगों को एक बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि बाजार फोकस में रखता है। IRFC की बात करें तो ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे ही रहा है। अभी थोड़ा बहुत शांत होते हुए देखने को मिला है। थोड़ा शांत होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक बेसिक रूल है बाजार का। कौन सा? कि हर कोई जिस स्टॉक की बात करता है तो समझ लेना कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, ठीक है। एंड जिस स्टॉक की बात नहीं हो रही है तो समझ लेना कि वहाँ पे स्कोप है। ये एकदम बेसिक सा रूल है, जिसके ऊपर मैंने फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, जो हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पे भी एक थोड़ा सा मज़ेदार वीडियो मैंने बनाया था कि बिना सपोर्ट, मतलब बोलते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस के भी हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है और कौन सा नहीं, ठीक है। मतलब हर कोई जिस स्टॉक की बात करेगा, मतलब रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, एक ही यहाँ पे हम वो आते कब है? यस, जब एकदम टॉप पे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस, तो वो खरीदने की तभी बात करेंगे, तो समझ लेना कि वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, या फिर हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एग्जिट कर सकते हैं। इस प्रकार का माहौल यहाँ पे बन जाता है। तो कंपनी तो बुरी नहीं है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। सरकार की ओर से जितना इनको इन्फ्लो आते रहेगा उतना ये फाइनेंस के हिसाब से पैसा यहाँ पे देते रहेंगे, तो इनको भी रिवॉर्ड हम लोग को मिलता रहेगा। देन RVNL का भी सेम सिनेरियो है, ठीक है। तो ये सरकारी कंपनीज है, एंड सरकारी कंपनी से रिलेटेड ये पॉइंट मैं हमेशा बोल चुका हूँ, जो कि आगे भी मैं बोलते रहूँगा कि यस, सरकार से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। इलेक्शन वाला पीरियड है, उस हिसाब से इनमें हम लोग को चीज़ें वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति का उस पोजीशन पे रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने ये सारी चीज़ें की है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल यहाँ पे बाजार हमेशा कैच करने की कोशिश यहाँ पे करता है। अगर वो सारी चीज़ें अगर वैसी होती रही तो आप देख सकते हैं स्टॉक ऐसे ही भागते रहेंगे, ठीक है। ऑर्डर्स आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर कोई नई व्यक्ति आती है और अगर ये बोलती है कि नहीं, रेलवे के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, तो ये कंपनियाँ कमाएंगी कैसे? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, जो कि हम लोग को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। देन डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो डीमार्ट तो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो जैसे आपको कहा है कि 5 साल में डबल के हिसाब से आप इसको कंसिडर कर लेना, ठीक है। उससे पहले इसने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स तो यहाँ पे जरूर दिए है, उससे ज़्यादा अगर बन जाते तो ठीक है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं अभी फेस्टिवल वाले सीजन आ जाएंगे तो वापस इनमें हम लोग को एक अच्छी खासी जंप देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे JFS का तो बिजनेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते, सर JFS में क्या करें, मतलब जस्ट अभी शुरुआत हुई है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा था, किसी ने बोला था कि बजाज फाइनेंस बनेगा, ठीक है, बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, उससे भी बड़ी बन सकती है। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि बजाज फाइनेंस बनेगा या फिर उससे भी बड़ी बनेगी कंपनी, तो क्या एक साल में, एक हफ्ते में बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। बजाज फाइनेंस को भी, यस, बजाज फाइनेंस बनने के लिए कितने साल लगे, इतना बड़ा बनने के लिए, तो टाइम लगता है। तो बताने का मकसद क्या है कि हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, जल्दबाजी नज़र सामने आ जाती है कि फटाफट हो जाना चाहिए करके, तो फटाफट बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप देखिए मार्केट शार्प, एकदम मार्केट को समझ में आता है आपकी साइकोलॉजी कैसी है। आपने देखा होगा कि आप जैसे शेयर को बेचते हो वो शेयर भागना लग जाता है, और जैसे ही आप शेयर को खरीदते हो वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को साइकोलॉजी पता है, मैक्सिमम लोगों की साइकोलॉजी कैसी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर एकदम टॉप पे जाता है, जहाँ पे हर कोई बात करेगा, उससे थोड़ा बच के रहिए। जो स्टॉक अच्छा खासा नीचे डिस्काउंट पे, उधर डीप स्टडी कीजिए, आपको वो स्टॉक अच्छा लगता है वहाँ पे जाइए, और कुछ सालों के बाद रिजल्ट देखिए, आपको ही समझ में आएगा कि कैसे रिटर्न्स बनते हैं करके, ठीक है। ये एकदम बेसिक सा नियम है, बट हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करेंगे, XYZ स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे गया तो उसकी बातचीत यहाँ पे होगी। कमेंट्स में रोज़ कोई ना कोई स्टॉक की बातचीत हो जाती है, मुझे समझ में आ जाता है कि आज के दिन ये स्टॉक ज़बरदस्त भाग चुका होगा या फिर ऑलरेडी भाग रहा होगा, तभी जाके वो सवाल यहाँ पे पूछ रहे। जो स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल रहेगा, उससे रिलेटेड ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं। यहीं पे सबसे बड़ा हिंट हम लोग को मिल जाता है, और इसी चीज़ को अगर आप सीख गए तो आप समझ लेना मार्केट को आप अच्छी तरीके से जान गए करके, ठीक है। तो JFS की बात करें, इसने तो जस्ट अभी सांस यहाँ पे ली है, बाजार में शुरुआत यहाँ पे हुई है। डेट कब आएगा, इसका परफॉर्मेंस कैसे होगा, उसके बाद हम सारी चीज़ों को डिटरमाइन यहाँ पे कर पाएंगे। सो ये स्टॉक मेरे पास भी है, जैसे मैंने कहा, मैंने कोई एडिशनली बाय नहीं किया है, रिलायंस की ओर से जो मुझे मिला है वैसे मैंने पोर्टफोलियो में इसको यहाँ पे रखा हुआ है। वो 300 चलता रहेगा, 200 जाएगा, 150 जाएगा, 250 जाएगा, चलते रहेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। तो परफॉर्मेंस कैसे होता है, उसके लिए तो पहले बिजनेस से रिलेटेड डेट अनाउंसमेंट होनी चाहिए, सर्विसेज आनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे कंपनी के नंबर कैसे, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन यहाँ पे ले लेंगे कि कंपनी में ग्रोथ कितनी नजर आ रही है, कि पहले रेवेन्यू कितना आया, कितना प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद देखेंगे कि और कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट हुआ, फिर समझ में आएगा कि ये कितने ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें देखकर फिर बाद में हम कह पाएंगे कि ये कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। ऐसा रैंडमली, ऐसा तुक्केबाजी करना, अरे ठीक है बर्बाद हो गया, नहीं बहुत ज़बरदस्त करेगा, तो ये तो ऐसे हवे में बोलने वाली बात हो गई। परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे IRCTC। तो IRCTC से रिलेटेड तो पहले वो टूरिज्म वाली खबर हम लोगों ने देख ली, अभी इससे रिलेटेड एक और नया प्रस्ताव IRCTC सरकार के पास करने वाली। कौन सा? तो IRCTC का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कौन सा? रेल नीर करके, मतलब पानी की बॉटल।
तो उसका जो प्राइस है दोस्तों वो बढ़ाने से रिलेटेड प्रस्ताव ये सरकार के पास यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। और प्लस उसका और 3 से 4 प्लांट्स उनको लगाने हैं पानी के बॉटल से रिलेटेड, तो उसका भी डिमांड लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड बहुत साल, मतलब हम कह सकते हैं 10 साल तो हो चुके हैं कि पानी के बॉटल के दाम अभी तक बढ़ाए नहीं है। तो इन्फ्लेशन के चलते और ये सारी चीज़ों को देखकर शायद से आने वाले समय में जो अभी आप लोगों को रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ऑफिशियली पानी की बॉटल जो आपको मिलती थी उसके दाम भी आपको आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, अगर सरकार यहाँ पे रेडी हुआ तो। होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 10 साल पहले दाम बढ़ाए थे, उसके बाद दाम ही नहीं बढ़े हैं। तो उस हिसाब से देखा गया तो प्रोबेबिलिटी बहुत हायर लेवल की देखने को मिले, जिसके चलते IRCTC को डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे HL। सो HL की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगेन वही चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है। 29 तारीख स्टॉक स्प्लिट देखने को यहाँ पे मिलने वाले 10 का स्टॉक, 10 का फेस वैल्यू 5 का यहाँ पे होने वाला है, मतलब स्टॉक 1/2 यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। सो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आखिरी बार आपको HAL इस लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके नेक्स्ट दिन की अगर हम लोग बात करें, जो भी कल के दिन का क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो फिर आप लोगों को एक्स डेट के हिसाब से स्टॉक 50% डाउन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसके चलते क्या कल आखिरी खरीदने का मौका है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेवकूफ़ी वाली चीज़ें यहाँ पे रहती है कि कल आखिरी खरीदने का मौका है। मतलब टेक्निकली आप बोल सकते हो कि हाँ आप खरीदोगे तो आपको स्प्लिट मिलेगा, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि इसके चलते आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी करके, ठीक है। तो इस चीज़ों से भी आप लोगों ने संभल कर यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड ये कभी आपका मेन आंसर नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको इसीलिए खरीदा है करके। आपको बिजनेस अच्छा लगता है क्या? ऊपर से सरकारी कंपनी है तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। इलेक्शन का पीरियड है, इसलिए तब तक ये बार बार ये कैसेट चलती रहेगी। एक बार इलेक्शन खत्म, उसके बाद हम लोग आराम से सारी चीज़ों को वापस अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। तो ये मुद्दा पहले चेक कर लो और अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिसीजन लो, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एंड आखिरी स्टॉक की बात करें HDFC बैंक, सो डेफिनेटली HDFC बैंक फिलहाल लाल निशान में ही धीमे धीमे करके अभी भी नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा गया ऐसा मौका हम लोग को HDFC बैंक में बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाता है कि इतने टॉप लेवल से स्टॉक नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको 5 साल में डबल के हिसाब से टारगेट लेकर चल रहे हो तो उस हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पे ठीक रहेगा। मैं 5 साल में डबल भी नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से फोकस रखता हूँ और इस हिसाब से यहाँ पे छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मैं लगाते रहता हूँ। और नीचे गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2x का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे एक्यूमुलेट में करते रहूँगा। देखा गया तो 2 साल के पहले तो कभी ना तो जोरदार भाग ही जाएगा, तो नेट रिटर्न्स तो यहाँ पे 10% के आसपास बन ही जाते हैं। तो उस हिसाब से आप चाहो तो HDFC बैंक को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।